नमस्ते दोस्तों, आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है इंसानियत। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हल्के मौव रंग के कारचोबी के लहंगे में सजी कनिका आज परियों से खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन ने वास्तव में अपना काम चतुराई से किया था, जो उस जैसी साधारण रूप रंग की लड़की को भी बिल्कुल फिल्म तारिका सी मोहिनी बना दिया था। लड़के वालों की तरफ से तो सिर्फ घर वाले ही आए थे, करीब 8-10 ही होंगे। हाँ, कनिका के रिश्तेदार काफी आए थे। फिर भी खुश थी कनिका कि चलो कोई बात नहीं, अपने रिश्तेदारों को तो दिखा ही दिया था उसने कि उसे भी ऐसा राजकुमार जैसा वर और इतना अच्छा घर मिल सकता है। पर थोड़ा सा दुखी भी थी अंदर से, क्योंकि उसकी सबसे प्यारी सहेली नव्या नहीं आई थी। दरअसल नव्या को उसने इनवाइट ही नहीं किया था, क्योंकि उस दिन के झगड़े के बाद से अभी तक नव्या से उसका पैचअप नहीं हुआ था। खैर, शादी से पहले तो उसे जरूर मना लेगी कनिका। किसी को नाराज रखकर वो अपने नए जीवन की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। जतिन की फैमिली लिटरेरी फैमिली थी। पिता मिस्टर इंदर गोयल IAS थे और इस समय प्रतापगढ़ में पोस्टेड थे। जतिन भी प्रतापगढ़ में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी माँ रूबी जी काफी फैशनेबल और स्मार्ट थीं और होम मेकर थीं। परिवार में बस एक बड़ी बहन थी प्रज्ञा, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपनी ससुराल बाराबंकी में रहती थी। सोसाइटी में काफी रसूख था लड़के वालों का। पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे और जैसा उन लोगों के हाव भाव से समझ में आता था, इस बात का उन्हें काफी गर्व भी था। इधर कनिका का परिवार यानी मित्तल परिवार दिल्ली के अच्छे रईसों में आता था। अपना गारमेंट्स का बिजनेस था। कनिका के पापा घनश्याम मित्तल जी और बड़ा भाई कुणाल मित्तल मिलकर बिजनेस संभालते थे। इसके बाद कनिका थी और छोटा बेटा कविश अभी 9वीं कक्षा में आया है। कनिका की माँ कोमल जी भी होम मेकर थी और कनिका की भाभी दीप्ति के साथ घर परिवार संभालती थी। अब आज जतिन और कनिका की एंगेजमेंट है। अभी अभी जतिन की वरीक्षा और कनिका की गोद भराई की रस्म पूरी हुई है। जब तक होटल वाले एंगेजमेंट सेरेमनी का सेटअप लगाते, जतिन और कनिका भी स्टेज से नीचे आकर सबके साथ बातचीत कर रहे थे। कनिका के छोटे मामा मामी जतिन को स्नैक्स ऑफर करते हुए बातों में लगे थे। तभी जतिन की बहन प्रज्ञा वहां आई और पीछे से धीरे से जतिन के कंधे पर हाथ रखकर उसके कान के पास मुंह ला बोली, भैया थकान तो नहीं लग रही है, बैठोगे? जतिन ने नहीं में सर हिलाते हुए उसकी ओर ध्यान न देते हुए मामा से बातें जारी रखी। जतिन के दूसरी तरफ मामा मामी थे, इसलिए प्रज्ञा ने इस तरफ से जतिन के कान में बिल्कुल धीमे स्वर में बात की थी। पर चूंकि इस तरफ कनिका जतिन के साथ खड़ी थी, अतः उसे बात सुनाई दे गई थी। सोचने लगी, अजीब ही फैमिली है ये तो भाई, इतनी सी देर में भी कोई थक सकता है क्या? और फिर ये तो प्रज्ञा को कनिका से पूछना चाहिए, ना कि अपने भाई से। उसने तो अपनी मम्मी को हमेशा भैया से अधिक भाभी का ही ध्यान रखते हुए देखा था, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। खैर छोड़ो, अपन तो मस्त राम है। अरेंज्ड मैरिज थी। मैट्रिमोनियल द्वारा यह रिश्ता ढूंढा गया था। जतिन का बायोडेटा देखकर, उसकी फोटो देखकर पहले तो इन लोगों यानी मित्तल फैमिली को उम्मीद ही नहीं थी कि वो लोग रेस्पॉन्ड भी करेंगे, क्योंकि जतिन कनिका की तुलना में काफी ज्यादा हैंडसम था और वेल एजुकेटेड था। पर उन लोगों ने रेस्पॉन्ड भी किया और बात आगे भी बढ़ाई। जब दोनों परिवारों का मिलना हुआ, तब सबसे अच्छी बात यह लगी थी कि वे लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे। सभी ने अलग अलग बातों ही बातों में कनिका की हेल्थ के बारे में काफी पूछताछ की थी। जनरली हेल्थ कैसी रहती है, एक्सरसाइज तो करती ही होगी, कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, आदि आदि। अच्छा ही लगा था कि हर चीज पर कितना ध्यान देने वाले लोग हैं।
कनिका की तबीयत तक के लिए अभी से ही इतना कंसर्न्ड है। जतिन तो खाने पीने को लेकर काफी पर्टिकुलर था ही, उसके घर वाले भी वैसे ही थे। जब लड़के वालों के यहाँ से हाँ आई तो कनिका के तो पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पूरे मित्तल परिवार का यही हाल था। बस उसकी भाभी दीप्ति को ही थोड़ा अटपटा लग रहा था कि उन लोगों को हम लोगों में ऐसा क्या दिखा है, हम तो उनकी टक्कर के नहीं हैं। पर कनिका समझ गई थी कि यह भाभी नहीं, उनकी नारी सुलभ ईर्ष्या बोल रही है। गुप्ता साहब जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे, जबकि मित्तल परिवार को तैयारी करने के लिए समय चाहिए था। अंततः 2 माह पश्चात की तारीख तय हुई। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। मित्तल साहब ने गुप्ता जी को फोन किया कि एक बार हम मिल लेते हैं, विवाह में होने वाले जरूरी खर्चों के बारे में, कनिका को दिए जाने वाले सामान के बारे में बात कर लेते हैं। आप सब परिवार हमारे घर आइए, दिन हमारे साथ बिताइए, हमें बहुत खुशी होगी। आने वाले शनिवार को मिलने की बात तय हो गई। शुक्रवार से ही कोमल जी और दीप्ति घर की साफ सफाई और रसोई संभालने की तैयारी में लग गईं। गुप्ता जी नियत समय से 5 घंटे देर से सपरिवार पधारे। बोले दिल्ली में कुछ और काम भी था, पर जितना सोचा था उससे अधिक समय लग गया। जतिन अब थोड़ी थकावट अनुभव कर रहा है, इसलिए वो थोड़ी देर लेटकर आराम करना चाहता है। बाहर जाकर सबके लिए उनकी पसंद से जोड़े खरीदने का प्लान मित्तल जी को कैंसिल करना पड़ा था। गुप्ता जी ने कहा, जोड़े तो बच्चे खुद अपनी सहूलियत से खरीद ही लेंगे। आप ऐसा करिए, सब लोगों के हिसाब से जो भी आपकी रेंज हो उतना ही पैसा हमारे अकाउंट में डलवा दीजिए। क्यों आपको भी दौड़ धूप की परेशानी में डालें। बात सही थी। मित्तल जी ने सहर्ष स्वीकार कर ली और थोड़ा बढ़ता हुआ पैसा उनके अकाउंट में डाल दिया। खाने पीने के पश्चात सब बातें करने बैठे। कनिका और जतिन बीच बीच में एक दूसरे को देख आंखों ही आंखों में मुस्कुरा देते थे। इन जरा से पलों में कनिका की आंखों ने कितने ही सपने बुन लिए थे। इससे पहले तो उसे जतिन से अकेले मिलने का मौका ही नहीं मिला था। कनिका को देने वाले सामान की लंबी लिस्ट मित्तल साहब ने गुप्ता जी को दिखाई। गुप्ता जी सहृदयता की साक्षात प्रतिमा थे। बोले, देखिए भाई साहब, अभी ये सामान खरीद लेने से कोई फायदा नहीं। हम लोग तो दिल्ली शिफ्ट होने ही वाले हैं, तभी बच्चे अपनी पसंद से खरीद लेंगे। आप ऐसा करिए कि अभी तो ये पैसा ही अकाउंट में डलवा दीजिए। बात तर्कपूर्ण थी। मित्तल जी ने फिर बिना हील हुज्जत के पैसा गुप्ता जी के अकाउंट में डलवा दिया। कुछ दिन बाद दीप्ति ने ही जतिन से जिद कर कनिका को घुमाने ले जाने का प्रोग्राम बनवा दिया। चाट पकौड़ी की शौकीन कनिका और घर के बिल्कुल सादे खाने का मुरीद जतिन। किसी तरह से भी कनिका को उस दिन गोलगप्पे खाने की इजाजत नहीं मिली। आज किस तरह से कनिका ने गोलगप्पे वाले को ना कहा है, ये उसका ही दिल जानता था। 3-3 दोने खाने वाली कनिका को आज मना करते देख गोलगप्पे वाला भी जैसे आसमान से गिरा था। क्या दीदी, सच में नहीं खाएंगी? 1 दोना भी नहीं खाएंगी? क्या तबीयत ठीक नहीं है दीदी? अरे भाई, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? कह तो दिया ना कि नहीं खाना है। एक बार में बात समझ नहीं आई क्या? जतिन ने तेज आवाज में कहा था। कनिका थोड़ा असहज हो आई थी उस गोलगप्पे वाले के सामने। घर में भाभी उसे बराबर छेड़े जा रही थी। क्या क्या मजे मार कर आ रही हो कन्नू रानी, जरा हमें भी तो पता चले। आज तो जतिन ने खिला खिला कर मुसीबत ही कर दी होगी। अरे कुछ बताओ तो सही। कनिका क्या जवाब दे, बस चुपचाप मुस्कुराती रही। अभी उस दिन कनिका को हल्की सी खांसी आ गई थी। कविश बड़ी मजेदार बातें करता है। बोला, दीदी तुम अपनी खांसी जल्दी ठीक करो, कहीं तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गया तो बेकार में सबको डांट पड़ेगी। उसकी बात पर सब हंस दिए थे, पर कनिका को हंसी नहीं आ पाई थी। उसे कहीं कुछ खटक रहा था।
शादी का दिन पास आ रहा था। कई दिनों से को नव्या की बहुत याद आ रही थी। उसने नव्या को फोन करके बात करी और शनिवार को अपने घर बुला लिया। नव्या आई। दोनों सहेलियां गले मिलकर खूब रोईं। खूब देर तक मान मनोवल चलता रहा। उपालंब दिए जाते रहे, तू ये तू वो, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। खैर, जब शांति हुई तब कनिका ने नव्या को अपनी खुशखबरी के विषय में बताया। बहुत खुश हुई नव्या। बोली, अरे वाह, फोटो तो दिखा, क्या नाम है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है? बताती हूँ बाबा, सब बताती हूँ, कहते हुए कनिका ने जतिन की फोटो उसके आगे कर दी। फोटो पर नजर पड़ते ही नव्या को जैसे सांप सूंघ गया। ये नाम क्या है? फादर का क्या नाम है? और मदर का? फादर क्या करते हैं? उनका क्या नाम है? उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पर कनिका के एक एक कर जवाब देते देते उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। फिर वो एकदम से उठ खड़ी हुई। यार, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। सामने से नाश्ते की ट्रे लेकर आती हुई कोमल जी से टकराते टकराते बची वह। न नमस्ते, न सलाम, न दुआ। ऐसी तो नव्या कभी भी नहीं थी। वो तो बेहद प्यारी और बहुत वेल मैनर्ड लड़की थी। अब कनिका का फोन और नव्या का नंबर। कनिका उसे फोन मिला मिला कर हार गई, पर उसका नंबर बराबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था। आखिर एकदम से ऐसा क्या हो गया था? देर तक सोचती रही थी माँ बेटी, पर कुछ भी समझ नहीं आया। रात को खाने की टेबल पर सभी इकट्ठा थे कि घंटी बजी। छोटू नौकर ने आकर बताया, कोई 3 लोग आए हैं। एक तो दीदी की वही सहेली है जो दिन में आई रही। सुनते ही कनिका खाना छोड़कर ड्राइंग रूम की ओर भागी। नव्या, क्या हो गया था तुझे? कितना परेशान हो रहे थे हम लोग, कहाँ चली गई थी तू? फिर उसका ध्यान गया कि नव्या के मम्मी पापा भी वहीं हैं। उसने हाथ जोड़े, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। तब तक मित्तल साहब, कोमल जी, कुणाल, दीप्ति सभी वहां आ गए थे। थोड़ी देर के बाद ही कनिका का पूरा परिवार नव्या के मम्मी पापा को घेर कर बैठा हुआ था, बुरी तरह से आंदोलित, चिंतित और क्षुब्ध। जो कुछ नव्या के पापा मम्मी ने अभी अभी बताया था, उसका सार यह था। जतिन नव्या का 3rd कजिन है, उसके पापा के 2nd कजिन भाई का बेटा। कुछ ही समय पूर्व डायग्नोस हुआ है कि वह हृदय रोग से पीड़ित है। डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई है कि वो स्टेम सेल यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकता है, और उसके लिए वो लोग किसी बोन मैरो डोनर की खोज में है। इसी वजह से भाई साहब अपना ट्रांसफर दिल्ली करा रहे हैं और जल्दी ही दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान है। पूरा परिवार सकते में बैठा था। इतने बड़े बड़े धोखों के बारे में तो किस्से कहानियों या फिल्मों में ही देखा सुना था, पर ऐसा हमारी अपनी बेटी के संग भी हो सकता है, यह तो किसी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। परिवार के हर सदस्य के पास इस समय ढेर सारे प्रश्न थे। कुणाल को तो रोकना मुश्किल हो रहा था। वो इसी समय गुप्ता साहब के घर के लिए निकलना चाह रहा था। उसे किसी तरह जबरदस्ती रोका गया कि कहीं वो वहां पहुंचकर मारपीट ना कर दे। दीप्ति और कनिका उसका हाथ पकड़कर बैठी रही थी। उन सब की शंकाओं और प्रश्नों के जवाब नव्या के पापा मिस्टर गोयल के पास नहीं थे। बोले, देखिए भाई साहब, किसी के बेटे के जीवन की बात है। हम लोगों को भी इस विषय में उतना ही पता है जितना इंदर भाई साहब ने उस समय खुद हमें बताया था। बात अधिक फैले नहीं, इस वजह से हमने भी इस विषय में किसी और से कुछ बात नहीं करी, और इसीलिए अभी पहले मैंने आपसे घुमा फिरा कर पूछा था कि आप लोगों को सच्चाई की जानकारी है भी या नहीं। जब मुझे यकीन हो गया कि आप अज्ञानतावश ही अपनी बेटी का विवाह एक गंभीर रोगी से कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक बेटी के पिता को धोखे में रखकर विवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना कर्तव्य समझ मैंने आपको इस बात से अवगत कराया है। हालांकि अब मैं इंदर भाई साहब का अपराधी हो गया हूँ। कहते कहते भावावेश में मिस्टर गोयल की आंखें गीली हो आईं और गला भर्रा गया।
अब सब कुछ कांच की तरह पारदर्शी हो चुका था। गुप्ता साहब का प्लान था कि कनिका के शरीर से स्टेम सेल्स अपने बीमार बेटे के शरीर में ट्रांसप्लांट करवाकर उसका इलाज करवाएं। भविष्य की संभावना को देखते हुए उन्हें कम उम्र की पत्नी यानी कनिका से अधिक उपयुक्त डोनर और कहाँ मिलता। इसी वजह से वे शीघ्र विवाह की बात कर रहे थे। दूसरे, ये इलाज काफी महंगा है, इसलिए हर बार वो मित्तल साहब द्वारा शादी में किए जाने वाले खर्चे के बजाय उतनी राशि अपने अकाउंट में डलवाने को कह देते थे। अभी यह थेरेपी भारत के सिर्फ बड़े शहरों में ही होती है, इसीलिए वे प्रतापगढ़ से दिल्ली शिफ्ट होने जा रहे हैं। तीनों बच्चों ने तो रात में ही इंटरनेट खंगालना शुरू कर दिया था। सुबह कुणाल ने इस ट्रीटमेंट के विषय में अपने डॉक्टर दोस्तों से बिना इस वेदनापूर्ण स्थिति के विषय में कुछ भी जाहिर किए या जतिन का नाम लिए बात करी। पता चला कि हाँ, ऐसे केसेस में रीजनरेटिव मेडिसिन थेरेपी से फायदा हो सकता है। इस थेरेपी में डोनर के स्टेम सेल्स को रोगी के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये स्टेम सेल्स बोन मैरो में पाई जाती हैं। ये मानव शरीर की ऐसी सेल्स हैं जो विभिन्न प्रकार की दूसरी सेल्स बनाती हैं और शरीर के क्षतिग्रस्त टिश्यूज की मरम्मत भी करती हैं। मेडिकल रिसर्चर्स का मानना है कि स्टेम सेल्स में कई गंभीर बीमारियों का इलाज करने की क्षमता है। ये ट्रीटमेंट है तो काफ़ी महंगा पर लाभकारी है और डोनर के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि यह एक अलग बात है कि कोई भी चिकित्सा प्रक्रिया पूरी तरह से जोखिम के बिना नहीं होती। मित्तल परिवार को वैसे तो गुप्ता साहब से पूरी सहानुभूति थी। अपने बच्चे के स्वास्थ्य और उपचार के लिए हर संभव प्रयत्न करना हर व्यक्ति के लिए जायज है, अपेक्षित है। पर अपने इस उद्देश्य को पूरा करने की खातिर गुप्ता परिवार ने मित्तल परिवार को जो इतना बड़ा धोखा दिया, वह उन्हें किसी भी सूरत में मान्य नहीं था। दोपहर होने के पूर्व ही गुप्ता जी को फोन कर इस विवाह के लिए मना कर दिया गया था। मित्तल साहब ने यह भी कह दिया था कि जो भी पैसा अब तक वे गुप्ता साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, वह सब जतिन के इलाज में ही खर्च करें। गुप्ता परिवार को दिया गया सामान या पैसे कुछ भी उन्हें वापस नहीं चाहिए। बस अब वे उनकी लड़की को, कनिका को भूल जाएं। जिस घर में इतने दिनों से कामकाज की भगदड़ शोर शराबा मचा हुआ था, 15 दिन बाद शहनाई बजनी थी, वहां आज एकदम गहन सन्नाटा पसर गया था। कनिका ने स्वयं को अपने कमरे में बंद कर लिया था। कल से लड़की ने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। सब उसे समझाकर हार चुके थे, पर वह चुपचाप पड़ी रही थी। न जाने दिल ही दिल में वो क्या गुन रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह गुप्ता साहब और जतिन के जीजा सुजॉय ने कनिका के घर में प्रवेश किया। काफी देर तक दोनों मित्तल जी को मनाते रहे। जब किसी भी तरह मित्तल साहब ने हाँ नहीं करी, तब धमकियों की शुरुआत हुई। साम दाम दंड भेद इंद्रजी कुछ भी युक्ति अपनाकर इस विवाह के लिए स्वीकृति चाहते थे। सुजॉय ने अपनी जेब से एक असली पिस्टल निकालकर मित्तल साहब के सामने रखते हुए कहा, आपको क्या लगता है, नॉर्मल केस में क्या हम आंख उठाकर भी देखते आपके घर की तरफ? ये तो हमारी मजबूरी थी जो हमें आपके साथ जोड़ रही थी। इसके बाद तो मित्तल साहब और कुणाल के क्रोध की सीमा नहीं रही। बोले, अब तो आपको जो करना है कर लीजिए, ये शादी नहीं होगी। बेहतर होगा आप सम्मान सहित वापस चले जाएं, वरना मुझे गार्ड्स को अंदर बुलाना पड़ेगा। रुकिए पापा, तभी कनिका की आवाज आई। वो न जाने कब आकर चुपचाप कोने में खड़ी हो गई थी। अंकल, मेरे पापा सही कह रहे हैं, यह शादी नहीं होगी, क्योंकि झूठ की बिसात पर रखी शादी खतरनाक है। पर यह भी है कि हमारे घर से कोई खाली हाथ विदा नहीं होता। आपको जो चाहिए था वो आपको जरूर मिलेगा, पर सिर्फ इंसानियत के नाते। मैं जतिन के लिए स्टेम सेल्स जरूर डोनेट करूंगी। और हाँ, अगर आप ये पिस्टल नहीं दिखाते तब भी मैं यही कहती। वहां उपस्थित हर कोई सकते में आ गया था। सुजॉय ने पिस्टल उठाकर वापस जेब में रख ली थी।
वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा कनिका को देख रहा था। मित्तल परिवार कनिका को हर तरह से समझाने का प्रयास कर रहा था कि वह ऐसा ना करे, परंतु वह अपने निर्णय पर अडिग थी। कनिका के सारे टेस्ट और एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, सारी रिपोर्ट्स सही आई हैं और जतिन से मैच भी हो चुकी हैं। आज उसे पहला इंजेक्शन लगाया जाना है। अस्पताल में सफेद बेड पर आंखें बंद कर लेटी हुई कनिका ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना कर रही है कि उसके इस निर्णय पर अपनी मुहर लगाकर जतिन को दीर्घ और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।